हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, ये हम कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे और भरोसा रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे का जो भी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है वो हमारा इससे कवर हो जाएगा और साथ में आपको लर्न भी करवा दूंगी। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में कोई हल्का फुल्का नहीं होता है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और उसमें बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है, और मैंने ये पाया कि ऑलमोस्ट सभी लोग एक दो को छोड़कर पूरा पूरा डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, एक एक फिगर बता देते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंसान वो देख रहा होता है वो टेंशन में आ जाता है। ठीक है, अगर मैं भी देखूं और मुझे लगे कि इतने सारे इसमें लाइक्स हैं, इस वीडियो में इतने सारे व्यूज़ हैं, तो मैं तो अकेले अपने घर में बैठ कर देख रही हूँ ये वीडियो और मुझे लगेगा तो मेरा कॉम्पिटिटर है वो तो ये सब रटा होगा और फिर मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं उसको रटूं और रट पाएगा नहीं। एक एवरेज इंसान के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा डेटा लर्न कर ले। ठीक है, अगर आप बहुत जीनियस हैं तो आप एक्सेप्शन हैं, अदरवाइज एक एवरेज इंसान की बात की जाए तो वो इतने सारे फिगर्स में सब भूल जाएगा। और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे का तो पेपर है नहीं, पेपर में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, राइट। तो मतलब वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होता। वैसे तो मुझे लगता है जो अपने हिसाब से जो भी चीज़ें प्रोवाइड करता है सही कर रहा है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सही नहीं है कि पूरा पूरा डेटा प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लर्न नहीं हो सकता वो। ठीक है, उसके लिए थोड़े से सुपर पावर्स चाहिए। ठीक है, एनीवेज आपको क्या करना है, इतना लर्न कर लीजिए। यूपीपीएसएस कुछ भी रैंडम पूछ सकता है। रैंडम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको थोड़ा सा आंखें और दिमाग खोलकर वहाँ पर कॉमन सेंस का प्रयोग करने की कोशिश करनी है कि भाई कैसे कुछ हमारा यहाँ पर फिट हो जाए क्वेश्चन में। ठीक है, अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आता है और फिर आपको लगता है नहीं ये तो एकदम ही रैंडम दे दिया, कुछ कहीं से सिर पैर ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। एक ही क्वेश्चन ऐसा देंगे जो आपको बिल्कुल ही समझना है, तो वो आपको छोड़ देना है। उसके लिए आपको 10 पेजेस का या एकदम ही रैंडम फिगर्स नहीं लर्न करने, वो एक सही तरीका नहीं है, वो सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ तो पढ़नी नहीं है, यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट में हज़ारों चीज़ें पढ़नी है, राइट। तो आई होप आप लोग फॉलो करेंगे। देखिए, थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जारी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके अंतर्गत इकोनॉमिक डिवीजन जो है वो इसको बेसिकली प्रिपेयर करता है। ठीक है, फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये पार्लियामेंट में इसको पेश करती है। 1950-51 में इसको पहली बार प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने फिगर्स में। थोड़ा सा ध्यान से और पेशेंस के साथ सुनिएगा, ये वाली जो फिगर्स हैं वो रटवा दूंगी मैं। ठीक है, अब उससे पहले जैसे FY23 लिखा रहता है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन FY फाइनेंशियल ईयर 23 लिखा है तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2023-24 है कि 2022-23 है। तो ये FY23 क्या हुआ? 2022-23 हुआ। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे करता क्या है? ये बेसिकली जो साल बीत जाता है उसके बारे में बताता है कि भाई हमने ये उपलब्धियां की हैं, ऐसा इकोनॉमिक ट्रेंड रहा है, हमारी ये पॉलिसी से काम हुआ, ये हुआ, कहाँ पर चैलेंजेस हैं और फिर कहाँ पर सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे होता है। इसमें मोटे मोटे और इम्पॉर्टेंट फिगर्स क्या हैं? जीडीपी ग्रोथ इम्पॉर्टेंट फिगर है बहुत। FY23 में अगर हम देखें तो ये 7% की ग्रोथ रही थी, और ये हमारा 2023-24 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था जो बीत गया उसमें कितनी थी? 8.2%। अब ये जो आने वाला है उसके लिए तो कोई अनुमान ही किया जा सकता है, तो 6.5 से 7% का अनुमान है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि बजट में तो 10.5 बताया था, तो वो वाला जो था वो हमारा नॉमिनल टर्म्स में था, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, यहाँ पर रियल जीडीपी की बात हो रही है। रियल जीडीपी जो होता है इसमें हम क्या लेते हैं? हम एक बेस ईयर से चीज़ों को लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी में हम करंट प्राइसेस पे लेते हैं। जो रियल जीडीपी होता है इसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें नहीं जाना है, बस रियल और नॉमिनल का ध्यान रखिएगा। अगर आप समझ गए हैं बात तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। देन उसके बाद ये आता है हमारा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 23 वाला अगर देखें तो 6.4% था, फिर हमने पिछले साल इसको घटाकर 5.6% कर लिया, और हम इसको घटाएंगे 4.9%। अब फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, घाटे को तो हमें कम ही करते हुए जाना है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम इसको बढ़ने देंगे। तो इसको हम निरंतर घटाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा घाटा और ज़्यादा कब बढ़ गया था? सबसे ज़्यादा पैंडेमिक जब था तब ये पीक पर चला गया था। होता क्या है फिजिकल डेफिसिट? राजकोषीय घाटा। मोटा मोटा अगर हम देखें तो टोटल रेवेन्यू में टोटल एक्सपेंडिचर जो सरकार का है वो माइनस कर देते हैं, यानी कि जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे कमाई से तो वो घाटे में चला जाएगा, तो ये राजकोषीय घाटा है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि फिजिकल डेफिसिट पैंडेमिक के बाद से निरंतर घटाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार ने पिछले 2
कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में इसमें गिरावट देखी है, आगे आने वाले में और गिरावट होगी। तो इस तरीके का अगर स्टेटमेंट आएगा तो आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ कि हाँ पैंडेमिक में घाटा बहुत बढ़ गया था क्योंकि उसमें बहुत खर्चा हो गया था, कमाई इतनी नहीं हो पाई थी। अभी फिलहाल क्या चल रहा है, सरकार इसका जो डिफरेंस है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, फिर आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर का जो पिछले वर्ष हमारा रहा वो सिर्फ 1.4% की ग्रोथ रही। ठीक है, उससे पहले जबकि हम 4.7% की वृद्धि देख रहे थे। ठीक है, फिर इंडस्ट्री में अगर देखें तो ग्रोथ कितनी रही है पिछले वर्ष, 9.5%, 9.5%। इंडस्ट्री में ही एक सब पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ कितनी रही है, 9.9%। ठीक है, इतने फिगर्स देख लिए, अभी वापस आएंगे, ये देखते हैं। अब जो ये फाइनेंशियल ईयर 24 था हमारा, इसमें आपको पता है 3 सेक्टर्स होते हैं मोटे मोटे, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी प्राथमिक में एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ आ जाती है, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक में इंडस्ट्री आ जाती है, और टर्शियरी में आ जाती है हमारी सर्विस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कंट्रीब्यूशन कितना रहा, तो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ का कंट्रीब्यूशन कितना रहा, 17.7%। इंडस्ट्री का कितना रहा, 27.6%। सर्विस का कितना रहा, 54.6%। तो ये तीनों लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ देख लेते हैं। अब एवरेज एनुअल अगर ग्रोथ रेट देखें एग्रीकल्चर में, तो पिछले 5 वर्षों में एवरेज कितना रहा है, 4.2%। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 है उसमें काफ़ी कम हो गया। उसमें कितनी ग्रोथ रही, केवल 1.4%। ठीक है, इसके पीछे के रीज़न ये थे कि मानसून सही से नहीं आया, सही से नहीं हो पाई उपज। ठीक है, लेकिन उससे पहले वाले वर्ष में ठीक था, 4.7% था। तो किसी ना किसी वर्ष में तो ठीक रहा होगा, तभी तो 4.2% पिछले 5 वर्षों का एवरेज आएगा। अगर सब में ही 1.4 टाइप का खराब सा फिगर रहता तो क्या एवरेज 4.2 आ पाता, नहीं आ पाता ना। तो इसीलिए क्या हो गया कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऑल्दो ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24 में अच्छी नहीं हुई, 1.4 ही हुई केवल, लेकिन उससे पहले 4.7 थी, और पिछले 5 वर्षों का एवरेज कितना था, 4.2%। ठीक है, अब आ जाओ इंडस्ट्री में, ये हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना ग्रो किया है, 9.9% पर। उसके बाद देखते हैं फिर क्या आया हमारा। अब थोड़ा सा ये है ज़रा सा टैक्स कलेक्शन की बात करें तो टैक्स कलेक्शन जो सरकार का डायरेक्ट टैक्स में हुआ है वो 55% रहा, और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 45% रहा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जिसको हम लेमैन टर्म में महंगाई भी कह देते हैं। ठीक है, आरबीआई इसको कंट्रोल करने का प्रयास करती रहती है। अब महंगाई जो है उसमें भी कमी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब उसमें कमी लेकर आएंगे तो अब देखेंगे पिछले वर्ष जो हमारी महंगाई इन्फ्लेशन रहा ये कितना रहा, 5.4%। ये पैंडेमिक के बाद से सबसे कम रहा है। तो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि पैंडेमिक के बाद से सबसे कम रहा तो हाँ वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। पैंडेमिक में सारी चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी, उसके बाद से सरकार उसको धीमे धीमे सब सुधारने की कोशिश कर रही है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल ईयर 25 में आरबीआई ने कहा हम इसको और कम करेंगे, हम इन्फ्लेशन को और कम कर कितना लाएंगे, 4.5%। उसके बाद वाले ईयर में हम उसको और कम करेंगे, 4.1% पर लेकर आएंगे। तो आईएमएफ ने भी कुछ अपना फोरकास्ट दिया है। आईएमएफ ने क्या कहा था कि 24 में आईएमएफ का 4.6% का रहा फोरकास्ट, और 25 में इन्होंने क्या कहा है कि 4.2%। तो कुल मिलाकर आरबीआई का जो भी है उससे आईएमएफ के जो भी ये है पैमाने, ये जो मेजरमेंट्स हैं वो कम है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, अब ये बात तो यहाँ पर ये हो गई कि इन्होंने इसमें कमी करी, कंट्रोल किया है इन्फ्लेशन में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें हमें कुछ खास ऐसी कमी नहीं दिखाई दी, वो काफ़ी हाई रहा। फूड इन्फ्लेशन लगभग 7.5% रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 का। ठीक है, तो बस ये एक पॉइंट है जनरल सा, फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद एक बार हम इसको फिर से देखेंगे, फिर हम चलेंगे दूसरे डॉक्यूमेंट में। जीडीपी ग्रोथ रियल टर्म्स में फाइनेंशियल ईयर 23 में कितनी रही, 7%। 24 में कितनी रही, 8.2%। और आगे आने वाले में कितनी रहेगी, 6.5 से 7%। फिस्कल डेफिसिट निरंतर हम कम करने की कोशिश करेंगे, 6.4 था, फिर 5.6 आया, फिर पहले 6 का फिगर था, फिर 5 का था, फिर 4 का था। ठीक है, तो 6, 5, 4 का ये फिगर हो गया। आगे वाला थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये 6.4 था, फिर 5.6 था, फिर 4.9 था। ठीक है, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा मॉनसून खराब हो गया, तो ये फाइनेंशियल ईयर 24 में तो 1.4 रहा, लेकिन वैसे उससे पहले 4.7 था। तभी एवरेज कितना आया है 5 सालों का, 4.2%।
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, लर्न हो जाएगा। इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना रहा, 9.5% का रहा ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग में 9.9% की, तो मैन्युफैक्चरिंग में कितना हुआ, 9.9 ईजी फिगर हो गया। इंडस्ट्री में 9.5 हो गया। ठीक है, तो ये फिगर्स लर्न हो गए। अब आगे बढ़ो। अब अगर सेक्टर्स का देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वाले में 17.7, 17, 27 और 55 ऐसे याद रख लेना। ये 54.6 है, तो अब कोई 5 के ऊपर डिजिट होता है, डेसिमल के बाद 5 या 5 से ऊपर होता है तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये 54.6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये 5 से ऊपर वाला पॉइंट है 6, तो इसीलिए इसको 55 बोल सकते हैं। तो लगभग 55 बोल रखोगे तो याद रहेगा। यहाँ पर 17 है, फिर ये 27 है, तो 17 वाला में 7 आ गया है, फिर 27 में दूसरे वाले में 6 आ गया है, 17.7, 27.6। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। मैन्युफैक्चरिंग ये भी देख लिया है कि 9.9 रहा। ठीक है, इंडस्ट्री में कितनी रही, 9.5% और मैन्युफैक्चरिंग में 9.9%। ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारा 55 और कितना हो गया, 55 और 45। इन्फ्लेशन की बात करें तो आरबीआई उसके लिए प्रयास कर रही है, ऑल्दो फूड इन्फ्लेशन जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा रहा। कितना रहा, फूड इन्फ्लेशन रहा हमारा लगभग 7.5%, और वैसे ओवरऑल देखें तो 5.4% था। अब आरबीआई ने कहा इसके हम फिगर्स को रिवर्स कर देंगे अगली बार में, 4.5 कर देंगे, फिर उसको और कम करेंगे 4.1। आईएमएफ का जो फोरकास्ट था वो इससे आरबीआई से कम ही था, पहले 4.6 था, फिर 4.2 था। अब हम देखेंगे थोड़ा सा और। देखिए, ये हमने जो यहाँ पर ऊपर लिखा है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इकोनॉमिक डिवीजन जो है वो इसको क्रिएट करती है कुल मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। अब पहली बात तो ये होती है कि अमृतकाल क्या है। ठीक है, कई बातें तो छोटे छोटे जो टर्म्स हैं वही हमको नहीं पता है। तो 75वीं जो हमारी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ, इससे 100 वर्ष जब हम कंप्लीट करेंगे 2047 में, इसके बीच का जो पीरियड है ये पूरा हमारा 25 वर्ष का अमृतकाल है। ठीक है, अब इसके 6 की फोकस एरियाज कौन से हैं, इसके फोकस एरियाज कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, निजी निवेश को बढ़ावा देंगे, एमएसएमईज का एक्सपेंशन करेंगे, एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, उसके बाद ग्रीन ट्रांजिशन को बढ़ावा देंगे, फाइनेंस करा जाएगा ग्रीन ट्रांजिशन को। ठीक है, ताकि कुल मिलाकर हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ावा दिया जाएगा। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो गैप है उसको कम किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन तो बहुत लोगों को मिल जाती है और जिस क्षेत्र में मिलती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता कई बार। ठीक है, तो इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, इसको कम करने की ज़रूरत है। जिस तरीके के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस तरीके की एजुकेशन दो ना, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी पढ़ा दोगे। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग होगी स्टेट्स की। तो कुल मिलाकर ये हमारे 6 फोकस एरियाज हैं, इनको ध्यान रख लेना। फिर यहाँ पर अगले पॉइंट पर आते हैं। फिर क्या कहा गया है, इंडियन इकॉनमी जो है ये 7% से ऊपर इसकी ग्रोथ रही है तीसरी बार कंजिक्यूटिव टर्म। कंजिक्यूटिव टर्म क्या होता है, लगातार इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ कैसी रही है, 7% से अधिक रही है। ठीक है, देखिए, तो अभी हमने जो ऊपर देखा है उसमें क्या देखा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में जो हमने देखा ग्रोथ वो कितनी थी, 7% की थी। फाइनेंशियल ईयर 24 में हमने देखी ग्रोथ कितनी थी, वो थी 8.2% की। और फाइनेंशियल ईयर 25 में हमारी उम्मीद है कि हम 6.5 से 7% रख लेंगे। तो ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जो हमारी ग्रोथ 7% से ऊपर रही है। तो अगर एक स्टेटमेंट आ जाता है कि 3 लगातार बार 7% से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अधिक रही, तो ठीक है पॉइंट, ठीक है कि नहीं। 8.2 रही वो अलग बात है, लेकिन लगातार 3 बार 7% से ज़्यादा रही। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी उतना अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही है, इंडियन इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमीज़ की तुलना में अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसीलिए ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अगला क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट है इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसमें हमको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 23 में जो 2% था वो फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना हो गया है, 0.7% ऑफ द जीडीपी। अभी करंट अकाउंट डेफिसिट होता गया है, थोड़ा सा हमको ये पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। देखिए, तो हम क्या करते हैं, हम जो मंगाते हैं वो हमारा इंपोर्ट होता है, ठीक है, और जो हम अपने यहाँ से बाहर बेचते हैं माल वो हमारा एक्सपोर्ट होता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट तब बढ़ जाता है जब क्या होता है कि जो हमारा इम्पोर्ट है, जो हम मंगा रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो हम पैसा कमा पा रहे हैं एक्सपोर्ट से वो इतना नहीं मिल रहा है हमको। मतलब एक्सपोर्ट्स में हमें कुछ
इतना हम कमा नहीं पा रहे हैं और इम्पोर्ट्स पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या डेवलप हो जाता है, तो हो जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, जो 2% हो गया था फाइनेंशियल ईयर 23 में, वो फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना हो गया, थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हमें डेफिसिट तो हमेशा कम ही करना होगा ना, तो वो 2% से घटकर कितना हो गया, 0.7% हो गया हमारे जीडीपी का, तो ये ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन, ये हमने पॉइंट ऑलरेडी कर लिया है। देन फिर हम देखें इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल गुड्स में, एक्सपोर्ट्स में और इम्पोर्ट्स में, तो क्या रहा 2023 में, एक्सपोर्ट्स में 1.8% और इम्पोर्ट कितना किया है, 2.8%, ठीक है। तो अभी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट देखा, तो हमको ये तो थोड़ा समझ में आ गया कि अभी कम तो हमने किया है, लेकिन फिर भी अभी हम इम्पोर्ट्स कर रहे हैं ज़्यादा, एक्सपोर्ट्स हमारे कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो वैसे ही इसको परसेंटेज में याद रख लेना, इम्पोर्ट्स हमारे यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम है, 2.8 का इम्पोर्ट है और 1.8% का एक्सपोर्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ 2023-24 में, अगर हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखें तो ये पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा कम है, ठीक है, 328.8 मिलियन टन रहा है, ठीक है। क्योंकि मेन रीज़न क्या था, पुअर और डिलेड मॉनसून, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी बेकार इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कितनी ग्रोथ रही एग्रीकल्चर में, 1.4% की। तो ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन लगभग फिगर में याद रख लो, ज़्यादा नहीं याद रखना है, 228.8 मिलियन टन रहा। उससे पहले जो था, इसने अपना एकदम ऑल टाइम हाई टच किया था, 229.7 मिलियन टन, ठीक है। तो ये 228.8 था, ये 328.8 था और ये था 329.7। तो अगर हमसे कहा जाए, वैसे तो हम हर बार क्या देखते हैं कि फूड प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन 2022-23 में एक जो पीक छू गया था 329.7 की, वो अगले वर्ष नहीं छू पाया। अगले वर्ष क्या रहा, 328.8। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 9.7 से 8.8, इतना थोड़ा सा नंबर का डिफरेंस है, मिलियन टन्स में है, इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक स्टेटमेंट अगर आ जाए कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम रहा, थोड़ा सा लोअर रहा, तो ये हमारी बात सही हो जाएगी, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं, ये 2047 तक 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएंगी, ठीक बात है। एनर्जी नीड्स जो है वो बढ़ती ही है निरंतर, तो हमारी ये 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएंगी, एक स्टेटमेंट है, इसको याद रख लेना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना की अगर बात की जाए, तो हम 2023-24 से 2023-24 में 2019-20 जो प्री पैंडेमिक वाला, हमारा पैंडेमिक वाला जो टाइम था, उससे अगर हम कंपेयर करें तो ये 3-fold इंक्रीज देखी गई। तो 2019-20 से 23-24 में इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 गुनी वृद्धि देखी गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके बाद अगला पॉइंट आता है रियल जीडीपी, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए रहा, ये 20% हायर है फाइनेंशियल ईयर 20 से। अ फीट दैट ओनली अ फ्यू मेजर इकोनॉमीज अचीव्ड। देखो, पैंडेमिक के बाद से सब लोग रिकवरी की ही कोशिश कर रहे हैं, और उसमें लकीली इंडिया की जो रिकवरी है वो बेटर है। बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूके जैसे जो देश हैं, वो थोड़ा सा अभी स्लोअर हो गई है उनकी ग्रोथ। इंडिया ने वो अचीव किया है जो बहुत ही कम देशों ने किया है। फाइनेंशियल ईयर 20 से 24 के बीच में लगभग 20% की इसमें ग्रोथ देखी गई है, ठीक है, रियल जीडीपी में। तो ये जो है 20% हायर जो रहा है, ये बहुत ही गिने चुने देशों ने ऐसा कर पाया है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देन अब आपको पता है जो नेशनल हाईवेज हैं वो निरंतर बनते जा रहे हैं, इसमें अच्छा काम कर रहे हैं गडकरी जी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी अगर एवरेज पेस देखी जाए, तो अब इन्होंने नेशनल हाईवेज के लिए 10 साल का कंपैरिजन दिया है। फाइनेंशियल ईयर 14 से 24 के बीच में लगभग 3 गुना जो नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ गया है, ठीक है। अभी हम सब रिवाइज करेंगे तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इंडियन लेबर मार्केट इंडिकेटर्स जो हैं ये भी इम्प्रूव हुए हैं पिछले 6 सालों में, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये इसमें गिरावट आई है, तो एक फिगर ये याद रख लेना, आप इससे सहमत हो या असहमत हो वो मैटर नहीं करता। डिक्लाइन हो गया है 3.2%, 2022-23 में कितना हो गया, 3.2%, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता है भारतीय सबसे ज़्यादा रहते हैं बाहर, इतनी संख्या है हमारी, तो बाहर जाते हैं तो पैसा भेजते हैं, तो रेमिटेंस जो सबसे ज़्यादा रिसीव करता है वो कौन करता है, भारत।
अभी भी भारत टॉप ग्लोबल रेमिटेंस रिसिपिएंट में है, ठीक है। 2023 में लगभग 120 बिलियन यूएस डॉलर्स रिसीव किए। देन एक क्वेश्चन अगर आप लोगों ने 2023 का देखा होगा तो उसमें मर्केंडाइज और फैशन का दे दिया था कि कब तक अचीव करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो एक पॉइंट हमारा ये देखने वाला हो जाता है कि ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है ये एक्सपेक्ट कर सकती है, इसमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी है, लगभग 350 बिलियन 2030 तक, ठीक है। तो ये अगर स्टेटमेंट में आ जाए, ई कॉमर्स तो वैसे भी बहुत चर्चा में रहता है, 2030 तक 350 बिलियन ग्रोथ, 350 बिलियन यूएस डॉलर्स की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद एक दो पॉइंट्स और हैं बस। फिर ये PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 45% से ज़्यादा जो वर्क फोर्स है हमारे यहाँ वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, 11.4% जो लोग हैं ये मैन्युफैक्चरिंग में लगे, 28.9% सर्विसेज में है और 13% कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो ये वाले फिगर्स जो हैं ये हमारे मेंस में बहुत काम आएंगे, फिलहाल थोड़ा सा देख लो बस। उसके बाद इसी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को कोट किया है इकोनॉमिक सर्वे में, और क्या कहा गया है, यूथ। तो अब एक तो चीज़ हमको पता चल गई, यूथ की एज कितनी मानते हैं, 15 से 29। इसमें क्या कहा बताया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये डिक्लाइन हुआ है 17.8% 2017-18 में जितना था, टू 10% इन 2022-23। तो इस यूथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें हमको लगभग इतनी कमी देखने को मिली। तो अब ऑब्वियसली सरकार की अगर चीज़ है तो ध्यान रखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट को वो कम ही बताएंगे, ये तो कहेंगे नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट को याद रख लेना, राइट। एक बार हम ऊपर से फिर से देख लेंगे। तो ये अमृतकाल हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, MSMEs को एक्सपैंड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, ग्रीन ट्रांजिशन बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का गैप कम कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेट्स की कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लगातार तीसरी बार कितना रहा है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ, 7% से ज़्यादा रही है। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हम देखें तो इसमें इंप्रूवमेंट आया है, जो पिछली बार फाइनेंशियल ईयर 23 में 2% था, वो 24 में 0.7% ऑफ GDP हो गया है। इन्फ्लेशन वाला पॉइंट हमने कर लिया है। उसके बाद एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल गुड्स के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की अगर बात करें तो भारत जो है ज़्यादा क्या करता है, इम्पोर्ट कितना करता है, 2.8%, और एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो कितना करता है, 1.8%, ठीक है। तो ये ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो अपने आप ये टिक हो जाएगा। देन अगला पॉइंट क्या है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो जो 2022-23 वाला जो था उसमें एकदम रिकॉर्ड टच कर लिए थे, तो 329.7 मिलियन टन। लेकिन जो पिछली बार वाला रहा 2023-24 उसमें थोड़ा सा कमी रह गई, 228.8 मिलियन टन, ठीक है। भारत की अगर एनर्जी नीड्स की बात की जाए तो 2047 तक एनर्जी नीड्स सबसे ज़्यादा 2047 तक कितने प्रतिशत की ग्रोथ अनुमानित है, 2 से 2.5%। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 4 सालों का जो पीरियड रहा है 2019-20 से 23-24 के बीच में, इसमें 3 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि देखी गई है। ये वाला एनर्जी नीड्स 2047 तक 2 से 2.5% बढ़ेंगी, और ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पहले से कंपेयर कर रहे हैं 2019-20 से 23-24 के बीच में, तो 3 गुनी इंक्रीज होगी, ठीक है। देन उसके बाद रियल GDP अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 24 में फाइनेंशियल ईयर 20 से अगर तुलना की जाए तो इसमें 20% की वृद्धि देखी गई है, जो बहुत ही गिने चुने देश कर पाए हैं। नेशनल हाईवे की जब बात आएगी तो नेशनल हाईवे का कंपैरिजन हम 10 सालों में कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से FY14 से FY24 के बीच में, फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 24 के बीच में 3 गुना वृद्धि हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 गुना वृद्धि वाली 2 चीज़ें देखी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने देखा केवल अवसंरचना मोटा मोटा, तो वो हमारा 2019-20 से 2023-24 के बीच में 3 गुना वृद्धि हुई। और सिर्फ अगर नेशनल हाईवे की पेस की बात करें तो ये 10 सालों में क्या बताया गया है, नेशनल हाईवे में 3 गुना वृद्धि हुई, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल हाईवे को अलग अलग बताया है। मोटा मोटा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पिछले 4 सालों में बताए 3 गुना, और नेशनल हाईवे में 10 सालों में बताए 3 गुना, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पिछले 6 सालों में सुधार हुआ है, और ये 3.2% हो गया है 2022-23 में। टॉप ग्लोबल रेमिटेंस रिसिपिएंट है भारत,
और इसका कितना रिसीव करा है 2023 में? 120 बिलियन यूएस डॉलर्स। इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री कितनी हो जाएगी 2030 तक? यूएस डॉलर्स कितने पहुंच जाएगी? 350 बिलियन। ठीक है। देन अगर हम देखें तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से एग्रीकल्चर में कितने लोग लगे हैं? 45। ठीक है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना रहा? 17.7%। ठीक है, लगभग। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ का था। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का 11.4, सर्विसेज का 28.9, कंस्ट्रक्शन का 13%, और यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 17.8 से घट गया है 10%। ठीक है, घटकर कितना हो गया? 10% हो गया है 2022-23 में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। इतना मोटा आपको इकोनॉमिक सर्वे का पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे बनेगा या कुछ और इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। इतना इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं मिनरल और एग्रीकल्चर डेटा को भी कुछ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वाले चीज़ों को लर्न कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।